नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ग्लोबल अफेयर्स चैनल में। अब पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है और ये 5वां मानसून सेशन था जो कि एडजर्न कर दिया गया है। जैसे हम सब जानते हैं, जो प्रोटेस्ट और रेजिग्नेशन की डिमांड है, इसकी वजह से जो पार्लियामेंट सेशन है वो एडजर्न हो गया। हालांकि इस पार्टिकुलर पार्लियामेंट सेशन में एक इंपॉर्टेंट वर्क था जो कि 2026 के मार्च में एक बिल लाया गया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल, जो प्रपोज किया गया था लोकसभा में, उसको पास करना था। हालांकि वो इस वक्त अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के डिबेट में है और रिव्यू में है। तो वो ये पार्टिकुलर बिल इसमें पास होना था। जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसका जो क्रिटिसिज्म था वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे देखा गया था। पार्टिकुलरली वेस्ट और यूएस कंट्री ने इसके ऊपर रेज किया था, क्वेश्चन रेज किए थे। अगर हम बात करें जो यूएस है, तो जो लॉ मेकर्स थे, चाहे वो डेमोक्रेटिक रहे हो या रिपब्लिकन पार्टी के रहे हो, दोनों ने साथ में मिलकर अपोज किया था कि इससे जो सिविल सोसाइटी है उनकी फंडिंग को या फिर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, और ये जो नेशनल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होता है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। और ये पार्टिकुलर जो अब क्रिटिसिज्म था वो वेस्टर्न कंट्रीज से भी आया था। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है कि एफसीआरए को इतना अपोज किया गया, क्या उसमें नया चीज लाया गया है। तो वो सब हम अब देखेंगे कि क्यों इसको अपोज किया जा रहा है। बहरहाल हम समझते हैं कि जो एफसीआरए एक्ट है ये इतना क्रिटिसिज्म क्यों बना है। देखो, हर देश में कुछ एनजीओ और कुछ सिविल सोसाइटीज होती हैं जो बेटरमेंट के लिए काम करती है, चाहे वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर गवर्नमेंट पीपल के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, जहाँ पे वो पॉलिसी बताती है या प्रेशर ग्रुप का काम करती है। हालांकि ये अपने वर्किंग के लिए फंडिंग उठाती हैं, बोथ चाहे वो नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों से ये फंडिंग उठाती है, या आप वॉलंटरी फंडिंग भी कर सकते हैं। अब भारत में भी कई सारे एनजीओ काम करते हैं। कई बार देखा गया है कि जो एनजीओ होते हैं जनरली वो बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो या फिर लोगों की आवाज उठाना हो गया। पर कुछ जो एनजीओ होते हैं वो इलीगल एक्टिविटीज में भी पाए गए हैं, मिसचीवियस एक्टिविटीज में भी पाए गए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इनकी हम फंडिंग को कंट्रोल करें, क्योंकि आप किसी के फाइनेंस को कंट्रोल कर लेंगे तो इजिली है कि उसकी जो एक्टिविटीज है या फिर इसका रेगुलेशन वो कर क्या रहा है, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए समय समय के ऊपर गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग बिल लाते हैं, चाहे वो रेगुलेशन हो या फिर उनका फैसिलिटेशन हो या फाइनेंस हो। तो 1976 में भारत पहला बिल लेके आता है। हालांकि 2010 में आता है एफसीआरए एक्ट, जिसने 1976 के बिल को रिमूव कर दिया या रिप्लेस कर दिया, और इसने भी थोड़े बहुत एक लूज कंट्रोल रखा एनजीओ के फंडिंग को लेके। हालांकि इसमें धीरे धीरे करके 16, 18 और 20 में अमेंडमेंट आए जो टाइटनिंग किया है ग्रिप को गवर्नमेंट की एनजीओ सिविल सोसाइटीज के ऊपर। अगर हम बात करें तो ये पार्टिकुलर जो बिल होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए। अब इसमें होता क्या है, अगर कोई भी एनजीओ है उसको अपने आप को एफसीआरए के अंतर्गत रजिस्टर कराना होगा। अगर वो एनजीओ रजिस्टर कराता है तो वो फंडिंग उठा सकता है इजिली, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट स्क्रूटनी रहेगी, एसेट मैनेजमेंट कर सकता है। हालांकि इसके कई सारे नियम भी होते हैं जो कि एक एनजीओ को कंप्लायंस में रखने पड़ते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 5 साल के लिए वैलिड होता है, यानी कि आपको हर 5 साल में एक्सपायर होने से पहले आपको रिन्यू कराना होगा। इसी में थोड़े चेंजेस किए गए हैं, बदलाव लाए गए हैं। अब ये हम बात करते हैं कि क्या अमेंडमेंट लाए गए हैं इसमें और क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका। अगर हम बात करें पहली चीज की, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएंगे। ये पार्टिकुलर डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी होगी इसके पास पावर होगी सिविल कोड की। सिविल कोड का पावर का मतलब है कि वो किसी भी एसेट को सेल कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है, और ऑर्डर भी दे सकता है पर्टिकुलर बॉडी को, या उस पर छोटे मोटे जो मुकदमे होते हैं उनको भी देख सकता है। दूसरी चीज लाई गई है कि जो रजिस्ट्रेशन है, मान लो वो कैंसिल हो गया, सरेंडर कर दिया गया या एक्सपायर हो गया हो या फिर रिन्यू नहीं होता है, ये 4 कंडीशन में, तो जो एसेट होंगे पर्टिकुलर एनजीओ के वो सीज कर लिए जाएंगे और उसको ये लिक्विडेट कर देंगे। ये जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है, यानी इसको सेल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, और ये जो पैसा आएगा इससे ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत के खजाने में चला जाएगा। इसी को यही चीज प्रॉब्लम बनते आ रही है। इसके साथ साथ कई सारे और क्लॉज हैं, चाहे वो सेक्शन 14 बी हम देखें जिसमें ऑटोमेटिक सिसेशन है, यानी कि 3 कंडीशन दी गई हैं। मान लो कोई एनजीओ है वो फेल हो जाता है रिन्यूअल को अप्लाई करने के लिए, यानी 5 साल में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो रहा है और अप्लाई करने के लिए आप फेल हो जाते हैं, या तो रिन्यूअल एप्लीकेशन जो डाला गया है इस एनजीओ के द्वारा वो रिजेक्ट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरी कंडीशन बनती है कि जो वैलिडिटी पीरियड है वो एक्सपायर हो जाती है विदाउट रिन्यूअल, यानी रिन्यूअल ही नहीं किया गया है, रिन्यूअल करने के लिए अप्लाई भी नहीं किया गया और वो एक्सपायर हो गया। इन 3 सिचुएशन में आपका जो एसेट है उनको सीज कर दिया जाएगा और ये अपने आप जो रिन्यूअल होता है वो सेशन कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट की पावर भी इससे एसेट पे आ जाती है, जैसे मैंने बताया कि वो सेल कर सकती है, उसके साथ साथ जो पैसा है वो सीएफआई में चला जाएगा। उसके साथ साथ जो कंप्लायंस और ओवरसाइट फीचर्स हैं ये भी बढ़ा दिए हैं, जैसे कि टाइम बाउंड यूटिलाइजेशन। इसके तहत क्या होगा, जो फाइनेंस होंगे चाहे वो एसेट हो एनजीओ को, वो पार्टिकुलर जो टाइम है उसमें तहत यूज करना होगा, यूटिलाइज करना होगा। और चाहे वो रेसिपी टाइमलाइन हो, उसमें भी इन्होंने एक मैंडेटरी चीज बना दी है।
फॉरेन फंडिंग को लेके। उसके बाद सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल किया, जैसे सेक्शन सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल डाला जाए, जैसे मान लो कोई लॉ इन्फोर्समेंट है और कोई इंक्वायरी करना चाहती है, तो उसके पास एक प्रायर क्लियरेंस होना चाहिए सेंटर का इंक्वायरी को लेकर, और सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शन और परमानेंट वेस्टिंग ऑफ एसेट भी लाया जाए, जिसमें कि कोई भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है या तो वो निलंबित हो जाता है, तो जो उसके एसेट है वो परमानेंटली गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो ये कुछ सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ पेनल्टीज की बात की, पहले पेनल्टी या फाइन होता था वो 5 साल का, ये था, उसको घटा के 1 साल अब कर दिया गया है। तो पेनल्टी क्या है, तो फाइन क्या है, थोड़ा कम किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम एफसीआरए इकोसिस्टम की स्टैटिक्स की बात करें, तो इस वक्त तकरीबन 16,000 एनजीओ है जो एफसीआरए के अंतर्गत आते हैं। 22,000 करोड़ की सालाना इनकम फ्लो होती है 16,000 एनजीओ में। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है 22,000 करोड़। 22,498 वो सर्टिफिकेट है जो कैंसिल किए गए हैं। तकरीबन 15,212 जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो चुके हैं। सो ये जो डेटा है ये पार्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आता है। सो अब ये जो पार्टिकुलर 2026 का अमेंडमेंट है, जिसने थोड़ा एक रोल अदा करना चाहे कि कस्टोडियन रोल निभाना चाहे, चाहे वो एसेट को लेके हो, जैसे कि हमने देखा कि एसेट कंट्रोल कर सकते हैं, हम पोजीशन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सो एक कस्टोडियन का रोल निभाना चाहे। हालांकि इसका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनका कहना है कि जो इरोजन है ऑटोनॉमी की इरोज हो जाती है। जैसे मान लो कोई भी जो एनजीओ है वो एफसीआरए के अंतर्गत आता है, वो एग्जिट करता है, तो उसका एसेट पूरा चला जाएगा। तो मतलब कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिट कर ही नहीं सकता बिना एसेट लूज के। दूसरा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस है, यानी कि वो रिन्यूअल को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एसेट है या फिर एनजीओ है, उसने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, जैसे मैंने देखा, तो उसका रिन्यूअल को वो रिमूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो एसेट है वो गवर्नमेंट के फंड में चला जाएगा, उसको शेयर कर देगी गवर्नमेंट। माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है वो इस फियर में है कि वो रिलीजियस आइडेंटिटी को लूज कर ले जाएंगे, क्योंकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज है इसका विरोध काफी ज्यादा आया है इसके ऊपर। सो अगर हम बात करें तो जो एक अनफेयर डिटेल्स रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है कि क्यों ना हम इनको कंट्रोल करें और जो इनकी जो लीगल एक्टिविटीज हार्मफुल करें, इसके साथ साथ कुछ ऑटोनॉमी भी कर्व हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें जो एसेट सीजन का डर है, उससे डिसअप्रोप्रिएट डिटरेंस क्रिएट होगा। सो ये कई सारे जो पॉइंट रहे, इसकी वजह से जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो गवर्नमेंट को झेलना पड़ा है। हालांकि देखते हैं अब इसमें क्या होता है, ये बिल कब पास होता है। अभी तो ये पार्लियामेंट की डिबेट में भी आ रहा है, और अभी जो पार्लियामेंट एडजर्न हो रही है ये प्रोटेस्ट को लेके, रेजिग्नेशन डिमांड को लेके। सो देखना ये होगा कि आगे चल के इसमें क्या होता है। कोई भी अपडेटेड खबर आती है तो आपके लिए मैं अपडेटेड वीडियो बना दूंगा, और आप अब समझ गए होंगे कि क्यों यूएस और वेस्ट कंट्रीज इस पर्टिकुलर बिल को अपोज कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू दी ग्लोबल अफेयर्स चैनल, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।